चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम श्रद्धेय भारतीय विद्या के गूढ़तम विषय पर आप अनुसंधान कर रहे हैं, हम सबके विशेष अभिनंदनीय हैं, क्योंकि आपकी बातों को समझना, आपसे प्रश्न पूछना, ये तो बहुत पहले मना किया जा चुका है। स्वयं हिरण्यगर्भ कहते हैं कि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। और वहीं जाकर के आगे कह देते हैं को अद्धा वेद कह इहि प्रवोचत कुत आजाता कुतियम विसृष्टि। और I'm not answering, only I am trying to explain my experience, but I conceived from your lectures. तो यह बात तब भी बहुत कठिन थी कि कौन इसे जानता है कि यह सृष्टि कहाँ से आई, कौन इसे कहेगा यहाँ आकर के। यह बात में नासदीय सूक्त की कर रहा हूँ। कुछ ऐसे सूक्त हैं जो हमारे लिए इतना सामग्री प्रस्तुत कर देते हैं कुछ पृष्ठों में। भारतीय चिंतन केवल 10 पृष्ठों में समाहित है। 10 पृष्ठों की यह जो परंपरा है वो हजारों किताबों के रूप में हमें आगे मिली है। अगर हम अस्यवामीय सूक्त, वाघम्बृणी सूक्त, नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, विश्वकर्मन सूक्त के साथ साथ थोड़ा सा सवित्र सूक्त के ऊपर बड़ी गंभीरता से विचार करें, जहां पर कि ये जो हमारे आचार्य ने अभी जितने बिंदु प्रस्तुत किए हैं सबको कैसे बड़ी सूक्ष्मता से वो एक एक बिंदु देते हैं। मैं उसके योग्यता पर आपने हमारे आचार्य पीवी राणा सिंह जी ने एक बात बहुत ही मार्मिक कह दी कि इसको समझने के लिए क्या जरूरत है, वह बात भी वेद ने घोषणा के साथ की है और वह हम सब के लिए की है। तो अगर हम सवित्र सूक्त की तरफ ध्यान दें, हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा, लेकिन उस ओर हम नहीं ध्यान देते, जहाँ की पहली ही चर्चा जो है वो पयामी अग्निम प्रथमम स्वस्तय से शुरू होती है। आकृष्णीय रजसा वर्तमानों पर तो हम प्रायः जो है नवग्रह पूजन में चर्चा कर ले जाते हैं, लेकिन उसका जो प्रारंभिक पहला मंत्र है उस पर हम कभी चर्चा नहीं करते कि वयामि देवम सवितारम ऊतये। और उसके साथ साथ उसके 8वें मंत्र में जो चर्चा होती है कि अष्टौ व्यख्यत ककुभः प्रतिव्यासः, तो वहां से संबंध हमारा जो है यह शुरू होता है। संबंध किससे शुरू होता है? वह हमसे, मतलब जो पृथ्वी स्थानीय है और उसके बाद अंतरिक्ष और द्विस्थानीय है। तो इसके साथ में चर्चा करने के लिए इनको जाना कैसे जाए, इस बात को सबसे पहले जो है अगर कहीं जानने की हमें स्थिति है तो पृथ्वी सूक्त में हमें जाना पड़ेगा। अथर्ववेद का जो 12वां कांड है उसका जो पहला जो सूक्त है उसको पृथ्वी सूक्त या भूमि सूक्त के रूप में जानते हैं। उसकी अगर पहले मंत्र की व्याख्या करके अगर आप वेद में कुछ भी जानने की इच्छा है और प्रवृत्त होते हैं, तब आपको उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। वह क्या है कि सत्यम बृहदृत मुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञम पृथ्वीम धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नी उरुलोकम प्रणोतु। तो अगर जानना है, 2 ही तत्व हैं, एक तो ऋत है और ये दूसरा सत्य है। और इन दोनों के साथ में चलने की जो हमारी तपस की अवधारणा है, जो हमारा तपस का जो केंद्र है, उसके माध्यम से हम ये सारी चीजें जान सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब इस पूरे व्याख्यान को समझने के लिए
इस व्याख्यान को समझने के लिए कितने अध्ययन की जरूरत है। आप तो ऋषिकल्प हैं, आपने तो सब कुछ अपने अंदर, आपके अंदर अपने आप अनुस्यूत है। लेकिन अगर आपने भगवान मरीचिका जो है, अगर उनका आगम शास्त्र, उनका विमान कल्प नहीं पढ़ा है, उनकी मरीच संहिता नहीं पढ़ी है, तो सारी की सारा का सारा जो ये त्रिकोण है, सारी की सारी जो आपने चार व्याहृत भू भुआ स्व महा तक ही केवल ले गए, अभी तो जनः सत्यम तक तो बाकी है, उसको समझना बड़ा कठिन है। इसलिए वेद के समझने के मार्ग हैं। अगर वेद को समझना है तो हमें आगम समझना पड़ेगा। आगम, आपने कितनी अच्छी बात की, हम प्रतिदिन करते हैं। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य, बात तो हम करते हैं, कास्मास की बात करते हैं। इस कास्मास की चर्चा, इसकी व्याख्या हजारों साल तक नहीं हुई। हमने कब की? जब हमने अपने आप को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ा। और उसमें एक आचार्य हुई जिन्होंने एक पहली पुस्तक लिख दी, कृत्यकल्पतरु। तो कृत्यकल्पतरुकार ने पहली बार क्या किया कि हमारा जो संबंध है, जो ब्रह्मांड के जो साथ हमारा जो संबंध है, उसको जो है एक बिंदुवार देने की कोशिश की। तो अब आगम के साथ क्या समझना है? आगम के साथ अगर इस कास्मास को समझना है तो पहले फिर आपको धर्मशास्त्र में आना पड़ेगा, जिसको आज सबसे संकीर्ण विषय माना जाने लगा है। लेकिन तब तक ये व्याख्या नहीं हो रही थी, कोई समझ नहीं रहा था। कृत्यकल्प 11वीं शताब्दी में जब वो लेकर के आए, उसी समय एक व्याख्या की पद्धति हो रही थी, चाहे वो गणित के क्षेत्र में हो, सिद्धांत के क्षेत्र में हो, या अलग अलग दर्शन के क्षेत्र में। लेकिन जब हेमाद्रि ने 13वीं-14वीं शताब्दी में चतुर्वर्ग चिंतामणि दिया, तो चतुर्वर्ग चिंतामणिकार ने, हेमाद्रि ने इतनी बड़ी व्याख्या की कॉस्मोस की, ब्रह्मांड की व्याख्या को आपसे जोड़ा। और उनका जो संकल्प आप देखें, अगर हेमाद्रि का चतुर्वर्ग चिंतामणि में हेमाद्रि का जो लोग संकल्प हम लोग लेते हैं, ये तो एक प्रतीक संकल्प है, उसका एक तरह से चतुर्थांश है। लेकिन हेमाद्रिकार ने जो है उसको और आगे बढ़ाया। उस धर्मशास्त्र की परंपरा में फिर जो है काल माधव जो है आगे है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे आचार्य राणा पीवी सिंह साहब ने काशी को जो है, काशी में ही क्यों यह चर्चा जरूरी है, इसकी भी हमें चर्चा करनी चाहिए। तो जैसे विद्या के क्षेत्र में एक एक विद्या के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन कास्मास के संबंध को कैसे विस्तारित हुई हमारी संस्कृति में ये ब्रह्मांड को समझने की परंपरा, और ब्रह्मांड को अपने से जोड़ने की परंपरा, और समस्त ब्रह्मांड को अपने में आत्मसात करने की परंपरा। उसमें इस आचार्य हेमाद्रि के बाद एक इसी काशी में एक आचार्य हुए जिनको कोई उस रूप में नहीं जानता, वो थे रामकृष्ण भट्ट 15वीं शताब्दी में। और उन्होंने एक प्रताप मार्तंड नाम का एक ग्रंथ लिखा, जो अभी हम लोग उसको प्रकाशित कर रहे हैं। तो इन चारों ने, कृत्यकल्पतरुकार, हेमाद्रि की चतुर्वर्ग चिंतामणि और प्रताप मार्तंड जो उड़ीसा चले गए कटक महाराज के यहाँ, इन सब ने मिलकर के हमारे अपनी वैदिक परंपरा के साथ ब्रह्मांड की स्थिति का संबंध जोड़ा। उसको एक और व्यक्ति ने पुष्ट किया, उसको सब लोग जानते हैं, वो रामकृष्ण भट्ट के पुत्र ही थे, कमलाकर भट्ट, जिनका निर्णय बिंदु है। तो अगर इस पूरी परंपरा को समझना है, इस व्याख्यान को समझना है, तो हमें वेद के साथ बिना आगम के हम इसको समझ नहीं सकते, इसकी व्याख्या को और आगे नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि पारंपरिक जो हैं वो इस व्याख्या को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, हेतु बन सकते हैं। ये दोनों बिंदु अलग अलग हैं। बिना पारंपरिक जैसे कि अभी सर हमको डेटिंग के बारे में बता रहे हैं, सारे वामन अवतार, सारी डेटिंग जो आप अभी चर्चा कर रहे थे, परशुराम के अवतार की, राम के अवतार की डेटिंग, अगर आप हमारी पारंपरिक कालगणना के अनुसार हम जाते हैं तो ठीक वहीं हम पहुंच जाते हैं। तो जो पारंपरिक जो हमारी पद्धति है और उसके साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति का जो समावेश है, दोनों को मिलाने का उपक्रम मुझे लगता है कि हमारे इस वैदिक विज्ञान केंद्र से होगा। अब आपके व्याख्यान, आपका असल में आपने सिनॉप्सिस दे दी, जैसी रूपरेखा प्रस्तुत कर दी, तो हमें लगता है कि आपने 100 सालों से हमें काम दे दिया है। और हम इन विषयों को अध्ययन करके आपके मार्गदर्शन के साथ इनको इस तरह से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे कि हमारी जो
की पूरी संहिता की परंपरा है, पूरी जो वेदांग की परंपरा है, आगम में जो आपके दक्षिण भारतीय जो शैव सिद्धांत और जो वैखानस और पांचरात्र की परंपरा है, सबको लेकर इस धर्म के साथ धर्म शास्त्र के साथ साथ कैसे जोड़कर वैज्ञानिक प्रविधि को प्रस्तुत करके इस प्रयत्न को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं अभिनंदन करता हूँ और विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ उपेंद्र जी को, उन्होंने आज इस विद्वत मंडली के सामने कुछ कहने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं सबसे प्रायः परिचित भी हूँ, जिनसे नहीं भी हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।